कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना होता है वो आता कहाँ से है? ये एक बीज से शुरू होकर करोड़ों लोगों का पेट भरने तक का एक एक बहुत ही अविश्वसनीय सफर है। तो आज हम इसी रोमांचक कहानी में यानी फसल उत्पादन और प्रबंधन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? सोचकर देखिए, इतनी विशाल आबादी के लिए लगातार भोजन उपलब्ध कराना ये कैसे मुमकिन होता है? असल में यही वो चुनौती है जो पूरी खेती बाड़ी की दुनिया को चलाती है, और आज हम इसी के जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले भोजन की इस बड़ी चुनौती को समझेंगे, फिर खेत की तैयारी और बुआई की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फसल की देखभाल कैसे होती है, और आखिर में मेहनत का फल यानी कटाई और भंडारण तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला हिस्सा। देखिए, खेती-बाड़ी शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फसल होती क्या है और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो फसल या क्रॉप आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब एक ही जैसे पौधे एक बहुत बड़ी जगह पर एक साथ उगाए जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, एक विशाल खेत, जहां तक नजर जाए सिर्फ गेहूं ही गेहूं, बस इसी को कहते हैं गेहूं की फसल। यही वो तरीका है जिससे हम इतने बड़े पैमाने पर भोजन उगा पाते हैं। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज वो नोमैडिक थे, यानी खाने की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते थे, शिकार करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा बदलाव आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इंसानों ने जमीन पर खेती करना सीखा, चावल, गेहूं और दूसरे अनाज उगाना शुरू किया, और बस यहीं से शुरुआत हुई कृषि की, एग्रीकल्चर की। अब देखिए, भारत का मौसम काफी अलग-अलग है और इसीलिए यहाँ की फसलें भी। मोटे तौर पर 2 तरह के क्रॉप सीजन होते हैं। एक है खरीफ, ये बारिश के मौसम की फसल है, जून से सितंबर तक, जैसे कि धान, मक्का, इन्हें पानी खूब चाहिए होता है। और दूसरी है रबी फसल, ये सर्दियों में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च तक। सोच लीजिए, गेहूं, चना, सरसों, इन्हें ठंडा मौसम पसंद है। तो सारी कहानी सही समय पर सही फसल चुनने की है। चलिए, अब जब बेसिक समझ आ गया है तो सीधे खेत में उतरते हैं। हमारे दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन पहले और सबसे जरूरी कदमों की, यानी खेत को तैयार करना और बीज बोना। ये जो 7 स्टेप्स है ना, ये समझ लीजिए पूरे एग्रीकल्चरल प्रोसेस का एक रोड मैप है। मिट्टी तैयार करने से शुरू होता है, फिर बुआई, खाद डालना और आखिर में स्टोरेज तक जाता है। एक पूरा साइकिल है ये, और हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। तो चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला काम जमीन की तैयारी। लेकिन मिट्टी को उलटना पलटना, यानी जिसे हम प्लाउइंग या जुताई कहते हैं, ये जरूरी क्यों है? इससे होता यह है कि मिट्टी ढीली हो जाती है, जिसके कारण पौधों की जड़ें आसानी से नीचे तक जा पाती हैं और उन्हें सांस लेने में यानी हवा मिलने में मदद मिलती है। और हाँ, ये मिट्टी में रहने वाले केंचुओं जैसे किसान के दोस्तों के लिए भी एक बेहतर घर बनाता है। अब इस काम को करने के लिए भी कई तरह के टूल्स हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल हल से लेकर आम इस्तेमाल होने वाली कुदाली तक, और आज के टाइम में तो ट्रैक्टर से चलने वाले पावरफुल कल्टीवेटर्स आ गए हैं। इनसे टाइम और मेहनत दोनों की बचत होती है। ओके, तो मिट्टी तैयार है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पल, सोइंग यानी बीज बोना। और इसमें सबसे जरूरी चीज है सही बीजों का चुनाव। गुड क्वालिटी, साफ और हेल्दी सीड्स, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मुझे आश्चर्य हुआ था कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। ये सवाल एक सिंपल सी लेकिन बहुत ही स्मार्ट टेक्निक की तरफ इशारा करता है जो किसान इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब क्या है? बिल्कुल सिंपल सा साइंस है इसके पीछे। जो बीज खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसीलिए हल्के भी। तो जब उन्हें पानी में डाला जाता है तो वो ऊपर तैरने लगते हैं, और इस तरह अच्छे हेल्दी बीजों को खराब वालों से अलग करना बहुत आसान हो जाता है। कितना बढ़िया तरीका है ना? तो बीज तो बो दिए गए, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। असल में काम तो अभी शुरू हुआ है। अब हम तीसरे हिस्से में देखेंगे कि फसल की देखभाल कैसे की जाती है, उसे जरूरी पोषण और पानी कैसे मिलता है। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 90%। शायद अजीब लगे, लेकिन एक पौधे का लगभग 90% हिस्सा पानी ही होता है। बीज के अंकुरण से लेकर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने तक, और यहाँ तक कि पौधे को पाले और गर्मी से बचाने तक, हर चीज के लिए पानी जरूरी है। और पौधों की इसी पानी की जरूरत को पूरा करने के प्रोसेस को कहते हैं सिंचाई या इरिगेशन।
लेकिन ये सिर्फ पौधों में पानी डाल देना नहीं है। सिंचाई का मतलब है सही टाइम पर सही मात्रा में पानी देना। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फसल कौन सी है, मिट्टी कैसी है और मौसम कैसा चल रहा है। और आज इरिगेशन के बहुत एडवांस्ड और एफिशिएंट तरीके आ गए हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें पानी फसल पर ऐसे छिड़का जाता है जैसे बारिश हो रही हो। और फिर है ड्रिप सिस्टम। इसमें तो पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में जाता है। जहां पानी की कमी है वहां के लिए तो ये एक वरदान है। अब पानी तो मिल गया, लेकिन पौधों को बढ़ने के लिए खाना भी तो चाहिए। इसके लिए दो मेन ऑप्शंस हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर, यानी उर्वरक और खाद। फर्टिलाइजर ये फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल हैं जो पौधों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक क्विक डोज देते हैं। दूसरी तरफ है खाद या मैन्योर। ये बिल्कुल नेचुरल है, जो गोबर, पौधों के कचरे, इन सब से बनती है। ये मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है। लेकिन खेत में सिर्फ हमारी फसल ही नहीं उगती, कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं खरपतवार या वीड्स। प्रॉब्लम यह है कि ये खरपतवार हमारी मेन फसल के साथ पानी, न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि धूप के लिए भी कम्पीट करते हैं, जिससे फसल की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसीलिए इन्हें हटाना, जिसे निराई कहते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब आते हैं उस पल पर जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है, हमारे सफर का आखिरी और सबसे रिवॉर्डिंग हिस्सा, कटाई और भंडारण, यानी हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। अब समय आ गया है मेहनत का फल पाने का। तो जब फसल पूरी तरह से पक जाती है तो उसे काटा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग या कटाई। लेकिन काम यहां पूरा नहीं होता। इस कटी हुई फसल से अनाज के दानों को भूसे से अलग करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। इसी के बाद हमें वो दाने मिलते हैं जो हम खाते हैं। अनाज मिल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है, इस अनाज को सुरक्षित स्टोर करना, क्योंकि अगर इसमें नमी रह गई तो कीड़े मकोड़े और फंगस लग सकते हैं। बड़े स्केल पर अनाज को साइलोज और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, घरों में आज भी लोग अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए सूखी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। एक बिल्कुल देसी और इफेक्टिव तरीका। अभी तक हमने फसलों की बात की, लेकिन हमारा भोजन सिर्फ खेत से ही नहीं आता, है ना? पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, ये भी फूड प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बड़े पैमाने पर जानवरों को पालना ताकि हमें दूध, अंडे और मांस जैसी चीजें मिल सकें। तो खेत में बीज डालने से लेकर उसे स्टोर करने तक का ये पूरा सफर देखने के बाद एक सवाल जरूर उठता है, क्या अब अगली बार जब हमारी थाली में खाना आएगा तो हम उसे एक अलग नज़र से देखेंगे? उसके पीछे लगी मेहनत, वो पूरा प्रोसेस शायद हमें याद आएगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूर चाहिए।